हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th में जो है हम मैथ्स का पेपर है हमारा 13 तारीख को, और उसका ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हूँ। कुछ 100+ ऑब्जेक्टिव है साथियों, और 100+ इन ऑब्जेक्टिव से बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। ये हमारा विश्वास भी है और हमें भरोसा भी है। देखो क्या होता है कि हमने सवाल अगर आपको दिया है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात करो, तो जरूरी नहीं है कि यही अंक रिपीट हो, है ना। कुछ और अंक भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सवाल मैक्सिमम इसी क्वालिटी में हो सकता है ना। तो साथियों 96 का और 404 का अगर आपको HCF निकालना है, इस तरह से मैथ्स में भी सवाल आ सकते हैं, मतलब 2 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, अति लघु उत्तरी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है साथियों, हमें निकालना है गुणनखंड विधि से इनके HCF। अब जब हम इनके HCF की बात करते हैं तो गुणनखंड विधि से आप जानते हो, जैसे 96 मैंने लिखा 96 है ना, 2 से डिवाइड करा है ना, तो 48 आया। फिर 2 से डिवाइडेड करा है ना, 24 आया। फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 12 आया। फिर 2 से डिवाइड करता 6, फिर 2 से 3, फिर 3। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीडली होना पड़ेगा हमें, है ना। अब 404 की बात करता हूँ ना, तो 2 से डिवाइड करा तो 202 है ना। फिर 2 से डिवाइड करा मैंने तो कितना आया, 101। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो 4 है हमारा, क्या है 4 इनका जो है हमारा HCF है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 32 है, क्या दे रखा साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 32 है, तो उनका एलसीएम 8 है, तो HCF कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि देखो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स किसी तरह से क्रिएट, हम जानते हैं कि संख्या 1 है ना गुणित संख्या 2 है ना, संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर एलसीएम इंटू HCF, है ना। एलसीएम मतलब लघु समापवर्तक, और उत्तम हाई, देखो महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो चूंकि मुझे संख्या का गुणनफल दे रखा है 32 और एलसीएम दे रखा है क्या 8, तो HCF कितना आएगा मैं निकाल लूंगा। तो इसमें इससे भाग देंगे तो 8 चुको 32, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा साथियों, मेरा HCF हो जाएगा 4। तो मैं राइट आंसर लगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 4 और 7, चूंकि हम जानते हैं कि 4 सम संख्या है, 7 विषम संख्या है, तो इनके HCF की बात करते हैं तो वो HCF क्या होगा 1। कोई भी संख्या अगर उसका HCF में नहीं हो रहा है तो उसका HCF क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। इनके HCF इस तरह से भी आ सकता है, इनके LCM और इनके HCM का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा। अगर मैं इनके HCF की बात करता हूँ तो इनका HCF तो होगा 5, लेकिन इनका LCM अगर लेता हूँ तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 गुणित 3, ये हो गया 5 गुणित 4। तो 5 गुणित 3 गुणित 4 है ना, 5 चौक 20 3 60, 60/5। ठीक है, तो 5 का ना 5 और 12, 12:1, 12:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या, √2 परिमेय संख्या, तो उपरोक्त सभी परिमेय संख्या। अगर यही सवाल इस तरह से आ जाता है कि 1/√2 क्या परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर सेम एज क्वेश्चंस अगर आपको आ जाता है, क्या आ जाता है ना, आपको क्वेश्चंस आ जाता है कि 4 माइनस √2 क्या परिमेय संख्या है, तो क्या कहोगे आप, नहीं है, है ना।
साथ साथ इस तरह से भी अगर आ जाए, क्या आ जाए आप लोगों के लिए सामने, है ना, कि 3√2 क्या परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे कि 3√2 भी जो है परिमेय संख्या, 3√2 परिमेय संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चंस 2, 3 और 4 इस तरह के फॉर्म में आती हैं तो परिमेय संख्या, लेकिन वही 1/√2 4 - √2 3/√2 परिमेय संख्या है क्या, तो हम कहेंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका एचसीएफ आप लोग शायद निकाल लेंगे 12 का, है ना, 3 × 4 है ना, 5 × 3 है ना, 7 × 3, तो 3 तो सभी जगह से कॉमन आ गया है ना। इस तरह से स्पीडली करा करो ताकि ऑब्जेक्टिव्स में हमारा टाइम खराब ना हो। 3 × 4 × 5 × 7 है ना, 7 × 21 और 20, 21 × 20 कितना होता है साथियों, 420। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है सत्य असत्य टाइप है ये, है ना, आईएमपी थे इसलिए मैंने उठाया कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है, तो हम क्या कहेंगे, सत्य बात है। ठीक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, तो हम कहेंगे सत्य बात है। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या। ठीक, तो हम कहेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं कि वास्तविक संख्या तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 - 2 भी हो सकती है ना, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। ठीक, हम कह सकते हैं कि ये बात असत्य है। अब नेक्स्ट है साथियों, है ना, इसी सवाल में जो है आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि एक द्विघात बहुपद दे रखा है आपको, वो है ax + bx + c के फॉर्म में, तो इसके शून्यंक अगर अल्फा व बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान निकालिए। तो हम जानते हैं साथियों, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो आपको, bx + c के फॉर्म में बराबर 0 इस तरह के फॉर्म में दे रखी हो, तो हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा, है ना, और क्या है, अल्फा × बीटा, मतलब ये भी आ सकता है, ये इस फॉर्म में आ सकता है, या ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, है ना। तो अल्फा + बीटा होता है -b/a और अल्फा × बीटा होता है c/a। ठीक है, तो अब आप लोगों को किसी भी तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव से आता है, तो आप मेरे हिसाब से अब बन जाएगा कि उसने हमारे जो है शून्यंकों का गुणा पूछा है या शून्यंकों का योग पूछा है या शून्यंकों का गुणा पूछा है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब अगर इक्वेशंस भी आ जाती है तो इसके शून्यंक, एक रेखी पद दे रखा है ax + b का शून्यंक क्या होगा, क्या दे रखा है, ax + b का शून्यंक क्या होगा, तो साथियों हम जानते हैं कि ax + b, तो इसका एक ही शून्यंक होगा, वो क्या होगा, अल्फा = -b/a। क्या होगा, इसका एक ही शून्यंक होगा, अल्फा = -b/a। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है, एक बहुपद है, इसके शून्यंक क्या हो गए, तो इसके शून्यंक क्या हो गए, x² = 3 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, क्या हो जाएगा, x = ±√3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, है ना। ये क्लास बहुत ही, मैं सारे से क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर करवाना। इस बहुपद के जो है शून्यंक निकालना है अपने को, है ना। तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, जैसे सॉरी साथियों ये x² है, ठीक है, क्या है ये, x² है। तो गुणनखंड विधि से आप सोल्व करना,
अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो -2 -5, क्योंकि ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आएगा और मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। ठीक है, ओके। अब एक बार सोल्व करके देखना, इस बहुपद की घात कितनी है। चूंकि सबसे बड़ी बात इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो इस बहुपद की जो घात होगी, इस बहुपद की जो घात होगी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर। यदि किसी बहुपद के शून्यंक -3 और 4 है तो द्विघाती बहुपद क्या है, तो वह बहुपद क्या होगा, है ना। तो सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो ये हो गया, है ना। तो इक्वेशन हमारी होती है x² प्लस, है ना, ठीक है, x² प्लस उनका जो है जो हमारे होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करूँगा मैं तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस बी गुना क्या होता है, -b/a होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 12, x² माइनस x माइनस 12। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी बहुपद के कुल शून्यंक उस बहुपद के आरेख में निम्नलिखित और प्रतिच्छेदन की कुल संख्या के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, तो x अक्ष के प्रतिच्छेदन के बराबर होते हैं। ठीक है, बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात 2 है। ठीक, सबसे बड़ी घात को ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। इसका शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, है ना। तो वहाँ से आप लोग सोल्व कर लेना तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ये शून्यंकों का योग क्या होगा मैं बता चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एक होमवर्क हो जाएगा। ठीक, कुछ होमवर्क आप भी करें, कुछ मैं कर रहा हूँ, है ना। कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, जिसमें एक से अधिक पद, वो क्या होता है, बहुपद। ठीक, ओके। थोड़ा सा 1 मिनट और रुकिएगा, मैं देख भी लेता हूँ कि ठीक, 12। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। रिक्त स्थान में ये मैं करवा चुका था, ax प्लस बी वाला का शून्यंक है, तो इसका शून्यंक क्या होगा, -b/a। क्या होगा, -b/a। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं कि शून्यंकों का योग क्या है, ये आपका होमवर्क है और IMP भी है कि आ सकते इस तरह के, है ना। शून्यंकों के गुणनफल क्या है, ये भी आपका होमवर्क है। बाकी मैं आंसर बता सकता हूँ, है ना। ठीक है, मैं आंसर बता सकता हूँ। ये क्या होगा, इसका होगा -4 और इसका होगा 8। ठीक है, मैं शून्यंक, एक शून्यंक 3 है तो k का, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ठीक, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। द्विघात बहुपद में शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 घात वाले में 2 हो सकती है। इस बहुपद की घात क्या है, तो देखो इस बहुपद की घात क्या है, सबसे जो बड़ी घात है वो 3 घात है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम सत्य पे जा रहे हैं। तो क्या निम्न में से ये बहुपद है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो बहुपद है। बहुपद नहीं है तो ये सही बात है। ठीक है, ठीक है,
शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, गलत बात है। क्या है ये? गलत बात है कि उसकी शून्य, ये सही, ये ठीक। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती हैं तो हम क्या कहेंगे? सत्य बात है। एन घात वाले बहुपद की अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं? एन घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो क्या है? ये सही बात है। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक द्विघातें मतलब दो शून्यक हो सकते हैं, सही बात है। इस तरह से है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए बाई बी और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए होता है साथियों। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस प्लस का भी ध्यान देना। क्या होता है मैथ्स में, थोड़ा सा हम रैपिड रिवीजन में चलते हैं, रैपिड फॉर्म में चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती? रैखिक बहुपद की घात जो है क्या होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, द्विघात की कितनी होती है? 2 होती है ना। त्रिघात की कितनी होती? 3 होती है। ठीक, ठीक है। अब साथियों क्या होता है, रैखिक समीकरण में जाए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजुकल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू। तो क्या होता है, जब ए वन अपन ए टू बराबर नहीं होता बी वन अपन बी टू, तो क्या होगा? ये मैं नोट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और युग्म क्या होता है? युग्म संगत होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर इक्वल है तो युग्म के अपरिमित रूप से में अनेक हल होंगे। क्या होंगे? ये ध्यान रखना, अनेक हल होते हैं। इस समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है? संपाती होते हैं। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव्स है और समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, अगर c1 c2 अगर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है पीछे वाले b1 c1, तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और रेखाएं क्या होगी? रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, ये पढ़ लेना। ठीक, ओके। और युग्म क्या होगा? असंगत होगा। मैंने बहुत सारे पेपर्स, मॉडल पेपर में देखा है कि इस तरह से इससे 2-3 क्वेश्चंस, दो चर वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या है? तो वो ax1 प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का। अब एक और ध्यान रखना, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब दो भिन्न अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 0 के बराबर है मतलब दो वास्तविक होंगे, और 0 से कम है मतलब कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ध्यान रखना, देखो ये है 0, 0 से अगर इधर आए मतलब बड़ा है, मतलब क्या करें? ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बड़ा है मतलब वास्तविक बात है। ठीक, अरे यार जो ऑलरेडी 0 से छोटा है तो वो क्या होगा? वो तो वास्तविक हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? वो वास्तविक मूल नहीं होगा। और अगर 0 है तो यार 0 के तो बराबर ले रखा हमने, तो 0 के बराबर वास्तविक होगा। अब डी बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य विधि से जो है निकलता है। ओके, ये मूलों की प्रकृति क्या है? तो ये मूलों की प्रकृति जो है डी स्क्वायर है ना। कैसे निकलेगी ये मूलों की प्रकृति? ये जो है हमारा डी स्क्वायर माइनस हाँ डी से निकाल लेंगे हम। तो इसमें क्या करना साथियों, अब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? आप जो है एक बार डी की वैल्यू निकालना। डी की वैल्यू में आपको निकाल के बताता हूँ, माइनस बी। देखो ये फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकल टू डी 0 है ना। तो ए इजुकल टू तो 1, बी इजुकल टू हो गया 1, सी इजुकल टू -1। तो क्या होगा? श्रीधराचार्य विधि से डी की वैल्यू अगर निकालता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है, अपॉन 2। देखो है ना, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अपॉन 2। तो क्या हुआ?
ठीक है, तो क्या हो गया साथियों इक्वेशंस। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या हो गई, इसके मूलों की प्रकृति देखो, ऑलरेडी ही नेगेटिव टाइप्स आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर तो 0 से कम ही आना है। अब जब आंसर ही 0 से कम आना है तो ऐसी स्थिति में इसके मूल क्या हो गए, 2 मिनट रुकना साथियों। इसके मूल 0 से कम है तो क्या होगा कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ओके, एक बार वो देख लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन पे, है ना। किसी द्विघात से किसी भी, अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी द्विघात समीकरण सॉरी साथियों, इसके मूलों की प्रकृति जो है क्या होगी, इसके मूलों की जो प्रकृति होगी, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, सोल्व करना, वास्तविक और क्या होगी साथ में भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी, द्विघात है अर्थात 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने वाला वो जो डी वाला फार्मूला है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, और समांतर श्रेणी में लगातार 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है, वो सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, ओके, देखो अगर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी एपी की, अगर उसमें इस तरह से पद रहते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो हमें ए एन व पद अगर निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में इस तरह से अंतिम पद अगर निकालना है तो एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई सा सवाल आ सकता है। श्रेणी में अगर पदों का योग पूछा हो, एन पदों का योग पूछा हो, तो एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो और अगर योग है तो एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, ये हो गया समांतर श्रेणी से। इन 4 से अलावा प्रश्न नहीं जाएगा। देखो इसमें अंक आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये फार्मूले ही आए, है ना, तो ध्यान रखना फार्मूले सही जुड़े। देखो साथियों क्या होता है, यदि समांतर श्रेणी एबीसी इस तरह से दी हो तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये क्या है, ये सत्य बात है। ठीक है, मूल निर्देशांक देखो, मैं आज को निर्देशांक समझा देता हूँ। निर्देशांक इस तरह से रहते हैं ना, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, है ना, इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। ध्यान रखना, ये होगा हमारा प्रथम मूल निर्देशांक, यहाँ रहते हैं तो मूल निर्देशांक क्या है, 0 0, क्या है 0 0। ठीक है, अब ध्यान रखना कि प्रथम में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और तृतीय में क्या रहेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है नेगेटिव। ध्यान रखना, पहला और तीसरा विषम है, मतलब ये प्लस दोनों और ये माइनस। ठीक है, अब आती है दूसरे की बात, ट्रिक से समझा रहा हूं मैं, दूसरा और चौथा। तो दूसरे में क्या होता साथी, ये तो पॉजिटिव रहता है एक्स, लेकिन ये माइनस। बात दूसरे की है, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा माइनस। ठीक है, बात आती चौथे की, जब दूसरे में ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव, दूसरा मतलब दूसरा नेगेटिव। ठीक है, दूसरे में मतलब दूसरा नेगेटिव और पहले दूसरा। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक की बात करते तो एक्स आएगा बाकी 0, वाई की बात कर रहे वाई आएगा बाकी 0, 3 और 4, 3 माइनस 4, दूसरा माइनस मतलब दूसरा माइनस, पहला पॉजिटिव दूसरा माइनस। थोड़ा सा डाउट है साथियों ये सही जोड़ी में मुझे, है ना। तीन माइनस 4 ही है ना, तो
3 - 4, 3 - 4 रुकना, 3 - 4, ठीक। चौथा चतुर्थांश दे रहा है वो, तो शायद उसने इसको x माना होगा, ठीक है, नहीं इसको x माना होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये देख लेना एक बार और, आप लोगों को होमवर्क दे रहा। मूल निर्देशांक की बात करें 0 0, और बिंदु के मूल निर्देशांक से दूरी x² + y² का √, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है उसका फार्मूला है x बार = समेशन f(x)/x, है ना। कल्पित माध्य से निकालते हैं तो x बार = a प्लस समेशन fd/f, और जो d होता है हमारा x - a होता है। अब इस पर कोई सवाल भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, ठीक है। एक प्रेक्षण जिसकी बारंबारता क्या हो, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। अब यह है केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों के बीच का मान देता है। क्या देता है, बीच का मान देता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, ठीक है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो जो है हमारी क्या नहीं है, बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन सही है, एक जैसे ही है, तो इसका उसमें केवल माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है माप है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मूला, ठीक है। माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है, तो माध्यिका बहुलक के बीच में संबंध क्या है साथियों, ये है 3 माध्यक = बहुलक + 2 माध्य, ठीक है। ये IMP है, 3-4 क्वेश्चंस थोड़े थ्योरेटिकल है, याद रख लेना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमा का औसत क्या कहलाता है, तो वो औसत क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बहुलक, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों के बीच का मान देता है, क्या कहलाता है, बीच का मान देता है, क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घटना जिसके घटित होने की निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, उसकी प्रायिकता कहलाएगी 1, ठीक है। ओके, अब घटित असंभव होने की बारंबारता, अगर वो असंभव होने की है, क्या है, हम प्रायिकता पे चले गए। अब क्या है, असंभव होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो असंभव होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 0 0। कितनी होगी, 0 0, ठीक है। क्या होगी, 0 0, ठीक है। क्या होगी, 0 0, ठीक है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता होगी 1 - p। क्या होगी, 1 - p, ठीक है। ओके, एक पासे को एक बार टास्क किया जाता है तो अभाज्य आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब अभाज्य आने की जो प्रायिकता होगी साथियों वो होगी 1/2। कितनी होगी, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो = 1 p + p बार कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, सदैव योग कितना होगा, सदैव योग जो होगा वो होगा 1 होगा, ठीक है। 2 सिक्कों को एक बार टास्क किया जाता है तभी ठीक एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो तभी एक हेड होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी हमारे 1/2। क्या होगी, 1/2, ठीक है। ध्यान रखना है ना। 2 सिक्के हैं, एक बार आ सकते हैं, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता होगी 1/3, ठीक है ना। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है वो घटना असंभव घटना कहलाती है।
कौन सी घटना कहलाती हैं? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाएगी, है ना, असंभव घटना। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सभी घटनाओं की प्रारंभिक का योग 1 होता है। और है ना, ध्यान रखना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो सकता है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी सरल घटना। ठीक, अभी तो हमारे 57 प्रश्न ही हुए हैं, 100 से अधिक है ना। प्रायिकता का मान किससे अधिक नहीं हो सकता? 1 से अधिक नहीं हो सकता। किससे कम नहीं हो सकता? 0 से कम नहीं हो सकता। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती? 0 है, निश्चित है तो उसका 1 होगा। और क्या? नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चले हैं हम। ठीक है साथियों, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का रह गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है हम लोग अलग से ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में भी क्या है, अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री की अलग ही बात है। ठीक है, तो सभी वृत्त जो होते हैं हमारे वो सर्वांग सम नहीं हो सकते, वो क्या हो सकते हैं? वो समरूप हो सकते हैं। और सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु जो त्रिभुज, समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? समान होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही हो तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी? तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, देखो ये दोनों चीजें सही है लेकिन बहुत ही आईएमपी है। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाओं के एक ही अनुपात में समानुपाती होगी, इसलिए वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण बराबर हो तो तब क्या हो जाएगा? त्रिकोण कोण जो प्रमेय होगी उससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐड करा था कि केवल आप लोगों को बता दूं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं क्या? तो मैं कहूँगा कभी भी नहीं होते हैं, बल्कि सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक, एक वृत्त के, हमारा प्रश्न है अगला, है ना, क्या है? एक वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है? तो हमेशा कहेंगे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है? तो वो बनाई जा सकती है हमेशा 2। कितनी बनाई जा सकती है? 2 रेखाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसी बाह्य बिंदु, देखो क्या है, किसी बाह्य बिंदु किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? परस्पर क्या होती है? परस्पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो जो छेदक रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर करती है? 2 बिंदुओं पर करती है। जैसे ये वृत्त है, छेदक रेखा छेदते हुए इधर से इधर निकल जाए तो कितने पे कर सकती है? वो 2 पे कर सकती है। ठीक है, एक वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, है ना, और त्रिज्या के बीच में क्या कौन सा कोण बन सकता है? तो त्रिज्या के बीच में और इनके बीच में कितना? 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। कितने डिग्री का? 90, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़ेगी वो। ठीक है, ओके, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कहाँ करती है? उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा है मतलब एक बिंदु पर, वृत्त की को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बिंदु कहेंगे? हम
उस बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर वो क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अर्थात क्या होगी? लंब होगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है, और वो भाग भी क्या रहते हैं? वो रहते हैं समद्विभाजित, अर्थात क्या रहते हैं? 2 बराबर भाग में समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहती है? प्रतिच्छेद, एक तो क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो हमारी रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है साथियों, देखो 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले आप लोगों को मैं, है ना, समझाऊंगा। तो क्या होता है साथियों, आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और वो कितने डिग्री में होता है? 360 डिग्री में होता है। तो 1 डिग्री में कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर अपान 360। अब जब पाई आर स्क्वायर, देखो क्या होता है, ये एक एक नियम से आता है, और मुझे एंगल कितना चाहिए? पी, तो पी। देखो ये इस तरह से होता है कि 10 रुपए की कितनी 100 चॉकलेट आती है, 1 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी? तो वो आएगी 100/10। तो 5 रुपए की कितनी आएगी? तो वो आएगी 100/10 गुणित 5। ये इस तरह से मैंने निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि 360 डिग्री में अगर एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर आता है, तो 1 डिग्री में कितना आएगा? तो वो 1 डिग्री में आएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में पी डिग्री में कितना आएगा? तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 360 डिग्री। और ध्यान रखना, आपका जो मॉड्यूल है उसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर 2 ले रखा, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी डिग्री अपॉन 720, 36 दून 72। ठीक है, तो ये मॉड्यूल में ये उत्तर दिया है, अगर एग्जाम में आता है, और अगर नॉर्मल आता है तो क्या लिखेंगे? ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों भी आपके आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, अगला भी कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड की जो है, देखो क्या होता है, 360 डिग्री में हमारा कितना आता है? 2 पाई आर, है ना। तो थीटा में कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, हो गया। देखो मैंने एक एक नियम से कितनी इजी से हल करा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वो जो पहले क्वेश्चन करा उसी तरह से था, इसीलिए मैंने इनके ऑब्जेक्टिव नहीं लिए, क्योंकि मैं सोल्व करवाता। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिवृत्त हो, उस वृत्त का क्या कहलाता है? तो उस वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक, जो हमारा एक कीप फनल होती है, कीप फनल मतलब देखो सीधी बात है हमारी भाषा में, जब्बी। तो जब्बी क्या होती है? शंकु भी होती है और साथ साथ बेलन भी होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ए इसका सही आंसर है। अब सुनो, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान रखना क्या होता है? 2LA LB LH। ठीक है, अब जो घनाभ है इसमें कितने पृष्ठ रहते हैं? इसमें 3 गुणी 2 बराबर 6 पृष्ठ रहते। अपने कमरे को इमेजिन करना हो, कमरे में 6 पृष्ठ। आयतन का तो LBH, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखना गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, वरना मैं सारे फार्मूले आपको बनाना ही सिखा देता। ठीक है, बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल एच, है ना, पाई आर प्लस ए, है ना। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते साथियों। ये अभी तक जो मैंने कराया ये आपके मॉड्यूल से थे, और मॉड्यूल से लगभग जो भी आईएमपी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ और जो मैंने क्रिएट करे हैं, या कुछ भी सहायता से मैंने आप लोगों के लिए जो क्रिएट किए हैं, अब उनकी बात करते हैं। ठीक है,
तो दो त्रिभुज कब सर्वांग सम हो सकते हैं? जब उनके आकार और माप क्या हो, समान हो, तब वो क्या कहलाएंगे? वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और देव सर्वांग सम कौन होगा? समबाहु त्रिभुज सर्वे सम होगा। और समरूप कौन होंगे? सभी वृत्त अपने आप में क्या होंगे? समरूप होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर किसी भी बिंदु से ज्ञात करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर का ये रूट। अगर मूल निर्देशांक 0 0 तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे आप सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से वही बात है, ये एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पर 0 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा? हाइपोटेनियस ये तो हाँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट और बेस का स्क्वायर। ठीक है, दृष्टि रेखा को नीचे देखने पर, नीचे देखना मतलब अवनमन और ऊपर देखना मतलब उन्नयन। देखो ध्यान रखना, आप ऊपर खड़े हो, आप देख रहे हो नीचे मतलब चीज, आप बड़े हो मतलब अवनमन 1 2 3 4 5 मतलब 5 अक्षर का, और उन्नयन 1 2 3 4 मतलब आप नीचे खड़े, जिसमें अक्षर कम है उस कोण में आप नीचे खड़े हो, जिस अक्षर में बड़े मतलब आप भी बड़े बन गए और कहाँ खड़े? ऊपर खड़े। ये ट्रिक है। ठीक है, देखो चतुर्भुज के चारों शीर्ष के परिवृत्त वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो क्या कहलाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। अगर एक कोण 100 दे रखा है, दूसरा कितना है? 80 है। मतलब ये तो एक फार्मूला है, इस तरह से भी आ सकता है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, है ना। स्पर्श रेखा क्या करती है? वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? अंततः अनेक स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो क्रियाओं और संगत चाप से क्या हो? घिरा हो, उस वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो क्या है? जीवा और संगत चाप से घिरा हो। ठीक है, ये वृत्त है तो ये जो इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, क्या होगी? पाई आर एल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर है ना। जोकर की जो टोपी रहती है उसका आकार क्या रहता है? शंकु रहता। और बहुलक ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है F0 इज इक्वल माइनस F1 माइनस F0 इंटू F2। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। ठीक है, और मैंने जब भी IMP बताए हैं 100% आया है। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? वो जिसका एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कह रहे। परितंत्र घटनाएं क्या होती है? एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित करे तो ऐसी घटना क्या? परितंत्र घटना कहलाती है। और दूसरे किसी को भी प्रभावित न करे, दूसरों पर निर्भर न रहे, वो क्या कहलाती? स्वतंत्र घटना कहलाती है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का सामांतर माध्य कितना होता है? वो 3 होता है, आ सकता है ना। अगर खंबे की ऊंचाई और ये ऊंचाई और छाया दोनों समान हो तो एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा, क्योंकि 1045 क्या होता है हमारा? 1045 एक होता है ना। ध्यान बेफिक्र रहिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में कल क्लास डाल दूंगा, है ना। सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्गों को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। और ज्यामिति का कहाँ उपयोग होता है? भौतिकी में, है ना। दिशा में, एक निर्देशांक, समुद्री में, है ना, इंजीनियरिंग में, सभी में क्या होता है? इसका यूज होता है। ठीक है, प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहते हैं। और ऊंचाई दूरी में क्या लेते हैं हम? ऊंचाई दूरी में हमेशा क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। और ऊंचाई और दूरी में किस प्रमेय का उपयोग करते हैं हम? करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय जो है उपयोग करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण क्या होता है? संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होगा? वो भी अपरिमेय होगा। ठीक है,
तो साथियों मैथ्स में ये जो 100+ क्वेश्चन कराएं शायद सफिशेंट है और आप लोगों को 100% आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है ना। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक जाते जाते एक लाइक्स ज़रूर करना है ना, और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली है। जो लोग हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर रहे हैं प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल भी हमारा स्टडी विद जीनियस के ही नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली है, वहाँ से जाएं और डाउनलोड कर लें, है ना। साथियों इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। और अब जो कल का सेशन होगा उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना, क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो है IMP क्वेश्चन सीरीज जो है कल आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊँ भी दूंगा जैसे, है ना। ओके, तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री महाकाल। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आता है हमारे पेपर से, अगर आपके पेपर में आता है क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर डबल आइएगा और कमेंट डालिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ आया है। थोड़ा सा मोटिव कीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर ऑल डियर्स और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ पढ़ाई करिएगा, ठीक। ओके, जय श्री महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।